My name is Anjali Kumari. I have completed my MSc Physics from IIT Kanpur. So let's get started. Mathematical Methods Part First पढ़ा था. आज की क्लास में हम Mathematical Methods Part Second पढ़ेंगे. Day 1 की क्लास में हमने फ्रैक्शन से स्टार्ट किया था, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा था एंड हमने एंड किया था ट्रिग्नोमेट्री पे. एंड आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस से. एंड आज के हमारे जो टॉपिक्स होंगे वो होंगे ये सब. हम पहले पढ़ेंगे बेसिक डिफरेंशियल फॉर्मूलेज, डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बेसिक फॉर्मूलेज के बारे में पढ़ेंगे. हम एक्सपोनेंशियल फॉर्मूलेज के बारे में पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड करते हैं वो पढ़ेंगे. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज पढ़ेंगे कि वो कैसे फाइंड किए जाते हैं. ये 4 डेरिवेटिव के सेक्शन होंगे हमारे. फिर हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे. इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बेसिक फॉर्मूलेज, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे. ये सब हमारा होगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में. फिर हम डेफिनिट इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे जिसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन समझेंगे, प्रॉपर्टीज समझेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन की एंड देन एरिया अंडर कर्व के बारे में जानेंगे. ओके, ये सब टॉपिक्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होगे आप, नीट के स्टूडेंट है बिकॉज आपके पास मैथमेटिक्स नहीं होता है. एंड ये सारे के सारे टॉपिक्स हमें पता होने चाहिए ताकि हम फिजिक्स के प्रॉब्लम को टैकल कर सके. ओके, सो स्टार्ट करते हैं बेसिक डिफरेंशिएशन से. ओके, तो एक कर्व से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर हमारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है एंड ये हमारा वाई एक्सिस है और इस पे कोई कर्व इस फॉर्म में है. ओके, हम एक छोटा सा सेक्शन एक्स एंड वाई का ले लेते हैं जिसे हम डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स कह देते हैं. एंड ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है. ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी. टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अगर इसको एक ट्रायंगल समझा जाए तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, डेल्टा वाई. डेल्टा मैंने बताया था लास्ट क्लास में क्या होता है, डेल्टा मीन्स चेंज. सो चेंज इन वाई. बेस क्या है यहाँ पर, डेल्टा एक्स. अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हुआ, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हुआ तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को डी वाई बाई डी एक्स भी लिख देते हैं. एंड डी वाई बाई डी एक्स ही हमारा डिफरेंशिएशन होता है. एंड डिफरेंट डी वाई बाई डी एक्स को एक और नाम बोलते हैं जिसे कहते हैं स्लोप. सो अगर ये इक्वेशन देखें हम तो स्लोप किसके इक्वल है, टेन थीटा के इक्वल है. एंड स्लोप को क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं. ओके, एंड वो इस तरीके से आता है. एंड डी वाई बाई डी एक्स हमारे डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है. तो अब हम डिफरेंशिएशन पे आ जाते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है. तो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन है, डिफरेंशिएशन कंप्यूट्स द रेट. लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि रेट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज डिवाइड बाय टाइम. फिजिक्स में रेट होता है बट डी वाई बाई डी एक्स मैथमेटिक्स में रेट होता है. ओके, जहां पर एक्स टाइम भी हो सकता है. तो डिफरेंशिएशन कंप्यूट्स द रेट एट विच फंक्शन इज चेंजिंग. ओके, डी वाई बिकॉज डेल्टा वाई से आया है एंड डेल्टा क्या होता है, चेंज को रिप्रेजेंट करता है. तो डिफरेंशिएशन कंप्यूट क्या करता है, रेट एट विच फंक्शन इज चेंजिंग. ओके, हमें यही डेफिनेशन पता होने चाहिए. एंड अब डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूलेज जो ये 4 मैंने लिख रखे ये हमें पता होना चाहिए. तो एक एक फॉर्मूलेज को हम समझने की कोशिश करते हैं. पहला है पावर रूल. डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर n क्या होगा. तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो पावर लिखी रहती है पहले उसे लिख दो एंड देन x की एक पावर को डिक्रीज कर दो. तो d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर n होता है n x n माइनस 1. ये सब चीज़ें हमें याद रहनी चाहिए बिकॉज हर बहुत बार फंक्शंस पूछे जाएंगे कि डिफरेंशिएशन फाइंड करो, d अपॉन डी टी करो t रेज टू द पावर 6 का. ओके, जो फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं और एक पावर है हमारे पास. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 6 बाहर आ जाएगा,
देन टी रेज टू द पावर, एक पावर डिक्रीज हो जाएगी, 6 माइनस 1 दैट इज 5। तो डी अपॉन डी टी ऑफ टी रेज टू द पावर 6 इंटू टी रेज टू द पावर 5 आया है। तो ये हमने डिफरेंशिएशन सॉल्व कर दिया टी रेज टू द पावर 6 का। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि डी अपॉन डी एक्स फाइंड करना है आपको एक्स का, तो वो किसके इक्वल होगा? तो यहाँ पर एक्स की पावर क्या है? एक्स की पावर है 1, तो हम क्या लिखेंगे? 1 एक्स रेज टू द पावर, एक पावर डिक्रीज विच इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0। एंड किसी भी चीज की पावर 0 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। सो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स इज 1। ये हमेशा अपने दिमाग में हमको याद रखना है कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसकी ही रिस्पेक्ट में 1 आता है। अगर मैं आपसे कहूँ डी अपॉन डी टी फाइंड करो टी का, तो डायरेक्ट आंसर हम बोलेंगे 1। ओके, तो ये है अबाउट पावर रूल। ओके, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट रूल के बारे में। प्रोडक्ट रूल मतलब दो फंक्शन एक दूसरे के प्रोडक्ट में है। इसको समझने के लिए मैं ये बाकी सब इरेज कर देती हूँ। ओके, तो हमें प्रोडक्ट रूल में क्या दिख रहा है कि दो फंक्शन है हमारे पास, एक फंक्शन है u एंड दूसरा फंक्शन है v। उसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो वो हम कैसे करेंगे? तो इस वाले फंक्शन को फर्स्ट मान लेते हैं और इस वाले फंक्शन को सेकंड मान लेते हैं। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ पर dx से हम कर रहे हैं तो dx के रिस्पेक्ट में, प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ओके, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। लाइक अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि x इंटू साइन एक्स, अभी साइन एक्स का मैंने आपको डिफरेंशिएशन नहीं बताया, बट एज एन एग्जाम्पल अगर हमें करना होगा इसका डिफरेंशिएशन तो हम कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे, x एज इट इज। सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स करेंगे, प्लस साइन एक्स एज इट इज d अपॉन डी एक्स ऑफ x करेंगे। ओके, तो ये होता है अबाउट प्रोडक्ट रूल कि कैसे प्रोडक्ट रूल को अप्लाई किया जाए। हम क्वेश्चंस में ट्राई करेंगे इन सब चीज़ों को कवर करने का। ओके, तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि पावर रूल कैसे होता है, यूज कैसे किया जाता है, एंड प्रोडक्ट रूल कैसे यूज किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन मतलब दो फंक्शन अगर डिवाइड में है, u एंड v दो डिफरेंट फंक्शन है जो डिवाइड में है, एंड अगर हमें उससे का डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो वो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में जो चीज़ होगी, लास्ट क्लास में मैंने बताया था डिनोमिनेटर नीचे वाला टर्म होता है फ्रैक्शन का, उसका स्क्वायर कर देंगे v स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर वाला टर्म एज इट इज, न्यूमिरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमिरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल में प्लस साइन आया था, क्वेश्चन रूल में माइनस साइन आएगा, एंड क्वेश्चन रूल में पहले डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ देंगे एंड किसका डिफरेंशिएशन पहले करेंगे? न्यूमिरेटर का करेंगे एंड डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा। ये फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पूछ लिया तो वो कैसे करेंगे? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स के रिस्पेक्ट में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस माइनस, प्लस किस में आता है? प्लस क्वेश्चन में आता है, प्रोडक्ट में आता है, एंड क्वेश्चन में माइनस आता है। सो माइनस साइन एक्स एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन। ओके, सो ये हुआ ऑल अबाउट क्वेश्चन रूल। अब हम पढ़ते हैं अबाउट चेन रूल। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है चेन रूल। अगर किसी फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, मान लो साइन एक्स के अंदर कोई दूसरा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो ऐसे केस में हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? साइन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो उसका रूल ये है कि पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, मतलब साइन का डिफरेंशिएशन करो, फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो,
फिर उसके अंदर कोई और फंक्शन है तो फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, तो ये लाइक चेन की तरह जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको चेन रूल कहा जाता है। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछ ले कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन करो, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले डी अपॉन डी एक्स करेंगे, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का, मतलब पहले डिफरेंशिएशन करेंगे साइन का, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे उसके अंदर जो टर्म लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 4 का। ओके, ये डैश का मतलब डिफरेंशिएशन ही होता है। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब डी अपॉन डी एक्स ऑफ एनी फंक्शन एफ एक्स, उसको हम शॉर्ट में एफ डैश एक्स भी लिख देते हैं फिजिक्स में। ओके, सो ये है ऑल अबाउट चेन रूल। तो ये बेसिक फॉर्मूलेज हैं डिफरेंशिएशन के। अब हम फंक्शंस के डेरिवेटिव्स लेना सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो हमारे पास फंक्शन है वो है ई रेज टू द पावर एक्स। अब ई रेज टू द पावर एक्स में ई क्या होता है? ई एक कांस्टेंट है जिसकी एक वैल्यू होती है 2.71, जिसको एक्सपोनेंशिएट बोलते हैं। ओके, सो अगर ई रेज टू द पावर एक्स का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो क्या आता है हमें? ई रेज टू द पावर एक्स ही आता है। तो इसका मतलब ये है कि ई रेज टू द पावर एक्स का कितनी बार भी डिफरेंशिएशन करो, हमेशा हमें ई रेज टू द पावर एक्स ही मिलता है। ये पहला फॉर्मूला है। अब डिफरेंशिएशन करना है कोई कांस्टेंट ए यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी नंबर हो सकता है 10, 20, 1000, ठीक है, कोई भी नंबर रेज टू द पावर एक्स, उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है? पहला है कि वो फंक्शन एज इट इज, देन मल्टीप्लाई में ln a। अब ln क्या होता है? ln को नेचुरल लॉग भी बोलते हैं, एंड ln का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन विथ अ बेस e। आपको पता होगा कि दो टाइप के लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, एक होता है जिसका बेस 10 होता है, जिसकी वैल्यू हम लॉग टेबल से कैलकुलेट कर लेते हैं, और एक होता है लॉग बेस ई जिसे ln भी लिख देते हैं। ओके, एंड इनके बीच का एक रिलेशन होता है कि ln बेस ई को लॉग बेस 10 में कैसे चेंज कर दिया जाए। तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन में जितने भी लॉगरिथमिक फंक्शन लिखे होंगे वो बेस ई वाले होंगे। तो अगर कहीं पर बेस लिखा भी ना हो तो हमें अपनी तरफ से ही मान लेना है कि वो उसका बेस ई है, वरना ln लिख देते हैं। ओके, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोई कांस्टेंट रेज टू द पावर एक्स, वही फंक्शन ए रेज टू द पावर एक्स इंटू ln ए आ जाता है। ओके, 10 रेज टू द पावर एक्स एंड x रेज टू द पावर 10, ये दो डिफरेंट फंक्शन है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है। तो अगर हमें 10 रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 10 रेज टू द पावर x मिलेगा इंटू ln 10 मिलेगा। ओके, एंड वही अगर हमें x रेज टू द पावर 10 का डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो अभी हमने पावर लॉ पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? 10 x रेज टू द पावर एक पावर डिक्रीज 9। ओके, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं हो जाना है। ओके, तो ये था डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, और मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन ये है, डिटरमाइन द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। हमें ये फंक्शन दे रखा है और इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है कि एफ डैश एक्स क्या होगा। तो बता सकते हो कि एफ डैश एक्स क्या होगा? सो इसको सॉल्व करते हैं। तो डी अपॉन डी एक्स करना है हमें, किसका? एफ एक्स का, जिसको हम एफ डैश एक्स भी लिखेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको मैं प्रॉपरली लिख के दिखाती हूँ, अगली बार से हम शॉर्टकट्स यूज किया करेंगे। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ई रेज टू द पावर 2x प्लस 2 ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। ओके, तो सबसे पहली चीज कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट हमेशा 0 आता है। ओके, एंड अगर डी अपॉन डी एक्स कर रहे हम किसी कांस्टेंट इनटू फंक्शन, तो कांस्टेंट जो होता है वो डेरिवेटिव के सिंबल से बाहर आ जाता है, बिकॉज उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा। यहाँ पर हमें प्रोडक्ट रूल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दो फंक्शन एज्यूम कर लो, वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में है तो ओके, कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, एंड हमें सिंपली डी अपॉन डी एक्स उस फंक्शन का करना होगा। तो इस केस में पहले हम डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दोनों फंक्शन में। तो हमें फाइंड करना है एक तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ 5 ई रेज टू द पावर 2x प्लस
डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2 ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स। ऑल राइट, 5 एक कांस्टेंट है तो 5 डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। सो 5 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज टू दी पावर 2x प्लस सेम यहाँ पर भी 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव के सिंबल से, तो 2 डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स। ओके, सो डी अपॉन डी एक्स कैलकुलेट करना है हमें ई रेज टू दी पावर 2x का। ओके, मैंने आपको फॉर्मूला बताया डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज टू दी पावर x, बट यहाँ पर 2x है। अब इसका कैसे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे? यहाँ हमारे पास 2x है बट फॉर्मूले में तो x था। वही दूसरा फंक्शन देखा जाए तो यहाँ पर माइनस एक्स है बट फॉर्मूले में तो x था। अब इसको कैसे डेरिवेट किया जाए? तो इसके लिए अब हम यूज करेंगे चेन रूल का। ओके, चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, पहले हमें ई रेज टू दी पावर 2x का मतलब ई रेज टू दी पावर x एज्यूम करके इसका डेरिवेटिव लेना होगा, फिर अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है 2x फिर उसका डेरिवेटिव लेना होगा। तो इसको अगर कुछ देर के लिए कैपिटल X मान लूँ 2x को, तो ई रेज टू दी पावर कैपिटल X का डेरिवेटिव क्या होगा? ई रेज टू दी पावर कैपिटल X ही होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो इसको मैं लिख दूंगी ई रेज टू दी पावर कैपिटल X क्या है? 2x। अब 2x का डिफरेंशिएशन हमें करना होगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसको हम ब्रेन में करने की कोशिश करें। चलो इसे ब्रेन में करने की कोशिश करते हैं। तो 2x का डिफरेंशिएशन करना है। 2 कांस्टेंट है तो वो डेरिवेटिव के सिंबल से बाहर आ जाएगा, तो 2 इसको बाहर लिख देते हैं। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में मैंने बताया था क्या होगा, वो होगा 1, तो ये खाली हमें 2 मिल गया। प्लस अब नेक्स्ट टर्म को हम डेरिवेट करते हैं, 2 एज इट इज ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। हमने फॉर्मूला ई रेज टू दी पावर एक्स का पढ़ा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन जैसे फर्स्ट टर्म को सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे कि इसको कैपिटल एस एक्स एज्यूम कर लेते हैं। तो ई रेज टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू दी पावर एक्स ही होता है, तो इसको सिंपली ई रेज टू दी पावर एज इट इज लिख देते हैं, ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स। अब माइनस एक्स का हम डिफरेंशिएशन करेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस ऐसे ही बाहर आ जाएगा। एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 1 होता है। ओके, तो इसको अगर प्रॉपर फॉर्म में लिखें तो 5 2 8 10 10 ई रेज टू दी पावर 2x माइनस 2 ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप इस क्वेश्चन से कैसे फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं एंड चेन रूल को कैसे यूज करते हैं, बाकी छोटी छोटी डिटेल्स आपको क्लियर होगी। तो अब नेक्स्ट फॉर्म में आ जाते हैं। ये हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कैसे डेरिवेटिव लेते हैं, अब हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन का कैसे डेरिवेटिव लेते हैं। सो पहला है ln x। ln मैंने बताया ln क्या होता है? ln x इज log x विथ अ बेस क्या चीज? e। ओके, तो अगर हमें डेरिवेटिव लेना है ln x का तो वो सिंपली 1 अपॉन x हो जाता है। ओके, ln x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन x आ जाता है। ये फॉर्मूला क्लियर है हमें। अब नेक्स्ट, अगर बेस में e ना हो, कोई दूसरा फंक्शन हो, a हो, ओके, तो उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो सिंपली 1 अपॉन x था ही नॉर्मल। अब एक और टर्म आ जाएगी ln a। क्या आपको इसका प्रूफ चाहिए कि ये कैसे आया? तो इसको हम प्रूफ भी करके दिखा सकते हैं। d अपॉन डी एक्स करना है हमें किसका? log x बेस a। ओके, log की प्रॉपर्टी होती है कि हम बेस को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, log x बेस e डिवाइडेड बाय log a बेस e। ये log की प्रॉपर्टी होती है। ओके, अब log a बेस e कंप्लीटली कांस्टेंट हो गया, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 अपॉन ln a लिख सकती हूँ। log a बेस e, जैसे log x बेस e ln x लिखते हैं, वैसे ही log a बेस e ln a हो जाएगा। एंड d अपॉन डी एक्स
इसको अगर मैं ln x लिखूं तो हम जानते हैं d अपॉन डी एक्स ऑफ ln x क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है, वो 1 अपॉन x होता है। तो इसको मैं 1 अपॉन x लिख सकती हूँ, तो सिंपली आ गया 1 अपॉन x ln a। ओके, ये इसका डेरिवेटिव था इंफॉर्मेशन के लिए, बट एग्जाम में हमें ये ड्राइव करके नहीं दिखाना है, हमें ये चीज़ याद ही होना चाहिए ताकि हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सके, क्योंकि स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। ओके, नीट के लिए हमें मैक्सिमम प्रैक्टिस चाहिए होती है, एंड मैथमेटिक वाला जो जितना पार्ट होता है वो फॉर्मूलेज हमें याद होनी चाहिए। ओके, तो ये हम याद रखेंगे कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए 1 अपॉन एक्स ln a है। ओके, सो ये दो फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। अब लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है कि हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब एफ डैश एक्स फाइंड करना है, किसका, ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। ऑल राइट, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें कैलकुलेट करना है d अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स, एंड एफ एक्स क्या है, ln एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमने तो ln x का फॉर्मूला पढ़ा है कि 1 अपॉन x होता है। अब लॉग के अंदर एक और फंक्शन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगेन हम आ जाते हैं अपने चेन रूल पर। ओके, तो कुछ देर के लिए इस वाले फंक्शन को x की तरह एज्यूम कर लो। तो अगर इसको हमने x की तरह एज्यूम कर लिया तो d अपॉन डी एक्स ऑफ ln x क्या हो जाता है, 1 अपॉन x। तो पहला टर्म तो मिल गया हमें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो अंदर जो फंक्शन है उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हमें d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 करना पड़ेगा। ये आप लोग बता सकते हैं कि d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है। ओके, विजय अहिर, गुड मॉर्निंग। और आपको क्लास समझ में आ रही है, कोई डाउट है तो आप चैट में पूछ सकते हैं। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं इसको। d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या था, पावर 2 बाहर आ जाएगा एंड एक पावर डिक्रीज हो जाएगी, मतलब पावर 1 बचेगी। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने पहले ही बताया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप देख सकते हैं कि अब हमने सॉल्व करना सीख लिया है कि कैसे लॉगरिथमिक फंक्शन अगर हमारे पास आए तो उसको कैसे हम उसका डेरिवेशन फाइंड कर सके। ओके, तो ये सब था अबाउट लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने, जो कि है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी एंड आज हम सीखने वाले कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या क्या होता है। तो अगेन हमें फॉर्मूलेज को मेमोराइज करना है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है, एंड कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स होता है। साइन का कॉस कन्वर्ट हो जाता है एंड कॉस का माइनस साइन एक्स हो जाता है। ओके, एंड तीसरा जो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, इससे भी ज्यादा हम जानते हैं कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। हेलो श्री, कैसे हैं आप, क्लास क्लियर हो रही है आपको, अगर कोई डाउट है तो आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, सो डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10x सेक स्क्वायर एक्स होता है। मैंने बताया कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, बट नीट के एग्जाम में हमें सिर्फ इन तीनों की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जनरली क्वेश्चन में जो फंक्शंस बन रहे होते हैं जिसका हमें डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना होता है, वो जनरली साइन कॉस और टेन होते हैं। तो अगेन रिवाइज करते हैं हम, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, एंड 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। ओके, अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं हम, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 10 2x प्लस 3।
हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है किसका, 10(2x + 3) का। अभी हमने ऊपर फॉर्म पढ़ी कि d/dx ऑफ 10x sec² x होता है, ओके। बट यहाँ पर अगेन हमें x तो दे नहीं रखा, 2x + 3 दे रखा है। अब इसका कैसे डिफरेंशिएशन फाइंड करें? क्वेश्चन ये है कि हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है 10(2x + 3) का। 10x का डिफरेंशिएशन पता है, बट 10(2x + 3) का कैसे फाइंड करें? तो अगेन कौन सा मेथड हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर? हम यूज करेंगे अपना चेन रूल, ओके। तो इसको एज अ x एज्यूम करो, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या है? sec²x। मैम आप कहाँ से हो? sec² 2x + 3। एंड चेन रूल के अकॉर्डिंग अब अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन हमें फाइंड करना होगा। सो d/dx ऑफ 2x + 3, ओके। तो अब पहली टर्म हमें मिल गई sec² 2x + 3। अब 2x + 3 का क्या डिफरेंशिएशन होगा? बता सकते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में। 2x + 3 का डिफरेंशिएशन, ओके। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 2 एक कांस्टेंट है तो वो डिफरेंशिएशन के सिंबल से बाहर आ जाएगा। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 1 होता है। एंड 3 एक कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन होगा 0। सो अब इसको 2 को हम आगे की साइड ले आते हैं ताकि प्रॉपर फॉर्म में लिख सके। तो हमारा फाइनल आंसर है 2 sec² 2x + 3। सो ये था एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करें। आई होप ये क्लियर होगा आपको। एंड यहाँ पर हम अपना डेरिवेटिव सेक्शन एंड करते हैं। एंड अब आ जाते हैं हम इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन, ओके। तो जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि डिफरेंशिएशन क्या बता रहा है? स्लोप बता रहा है किसी भी कर्व का। टेंजेंट लाइन के डिफरेंशिएशन फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट ऑन द कर्व। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, कर्व लिया था मैंने एक, ओके। अगर यहाँ पर टेंजेंट एक ड्रॉ हो रहा है तो यहाँ पर स्लोप क्या होगा वो डिफरेंशिएशन बताता है। इंटीग्रेशन क्या बताता है? इंटीग्रेशन फाइंड्स द एरिया अंडर द कर्व बिटवीन 2 पॉइंट। एरिया अंडर अ कर्व बिटवीन 2 लाइन। इट मीन्स ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, एंड ये हमारा कोई भी कर्व है, ओके। हम x एक्सिस पे 2 पॉइंट ले लेते हैं a एंड b। तो ये एरिया कितना होगा, ओके, वो इंटीग्रेशन हमें बता सकता है। कि अगर हम एरिया का नॉर्मल एग्जांपल ले, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बना है। तो हम रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। हम इजीली हम जान सकते हैं कि लेंथ क्या है, हम इजीली बता सकते हैं ब्रेथ क्या है। तो हम क्या कर सकते हैं? इसके बीच का एरिया फाइंड कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लिकेटेड कर्व होगा तो हमें ना उसका लेंथ पता होगा ना ब्रेथ पता होगा, तो हम उसका एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो उसका एरिया हम इंटीग्रेशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। अब इंटीग्रेशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन पे ये ए एंड बी पॉइंट स्पेसिफाई होते हैं कि हमें किस पॉइंट से लेकर किस पॉइंट तक। शिव, हेलो, कैसे हैं आप? अगर क्लास अच्छी लग रही है या कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, ओके। ओके, सो मैं बता रही थी कि इनडेफिनेट एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है। अगर ए एंड बी पॉइंट स्पेसिफाई हैं कि हमें कहाँ से कहाँ तक के बीच का एरिया कैलकुलेट करना है,
तो वो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। एंड ए एंड बी पॉइंट स्पेसिफाई नहीं है तो वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पे आता है। अब इंटीग्रेट करने का तरीका क्या होता है, इंटीग्रेशन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो होता है dx। अब dx क्या होता है, हम एक छोटी सी स्ट्रिप कंसीडर कर देते हैं जो इस कर्व पे मूव कर रही है, एंड ये छोटा सा जो लेंथ है इसको dx बोल देते हैं, और ये जो लेंथ होगी इसको हम y फंक्शन कह दे रहे हैं अपना। तो ये स्ट्रिप क्या कर रही है, इस पूरे कर्व पे मूव कर रही है ए से बी पॉइंट के बीच में। तो क्या कर रही है, ये स्ट्रिप पूरा का पूरा एरिया कवर कर लेगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx हमारा एरिया बन जाएगा। ये जो मैंने सिंबल बनाया ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx हमारा एरिया बन जाएगा। फिजिक्स में ये बहुत ज़्यादा ही यूज़ होने वाला है कि अगर हमें किसी डिस्क का एरिया फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा स्ट्रिप कंसीडर कर लेंगे dr लेंथ का, एंड उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या करे मिलेगा, पूरे के पूरे ही डिस्क का एरिया मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को पढ़ते हैं। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ एलिमेंट्री फॉर्मूलेज होते हैं एंड जिसको हम जानने की कोशिश करते हैं। पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx। 0 dx का मतलब जीरो ही हो गया, एंड इंटीग्रेशन ऑफ अ जीरो हमेशा कांस्टेंट आता है। सी यहाँ पर कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx इज कांस्टेंट। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 into dx। 1 into dx मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ dx। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहती हूँ कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। x का डिफरेंशिएशन dx होगा, तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमेशा हम जब भी अपना फाइनल आंसर लिखते हैं तो अपनी तरफ से एक प्लस कांस्टेंट जोड़ देते हैं। प्लस कांस्टेंट इसलिए बिकॉज अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तुम x प्लस सी का डिफरेंशिएशन करोगे तो c 0 हो जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हें x मिलेगा, तो ये c की इंफॉर्मेशन तो गायब हो गई, तो हम अपनी तरफ से ही c जोड़ देते हैं। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx x प्लस सी होता है। अब थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट k इंटू dx क्या होता है, तो जैसे डिफरेंशिएशन में जब भी हम d अपॉन dx ऑफ किसी कांस्टेंट इंटू fx कर रहे थे, तो हम डिफरेंशिएशन में जब भी मल्टीप्लाई में कांस्टेंट होता था तो वो डिफरेंशिएशन के सिंबल से बाहर निकाल देते थे, एंड खाली fx का डिफरेंशिएशन कर रहे थे। ऐसे ही इंटीग्रेशन में अगर कोई कांस्टेंट है और इसका मल्टीप्लाई किसी फंक्शन इंटू dx हो रहा है तो उस कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले सकते हैं। तो क्या हो गया, कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ dx, एंड ऊपर से हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx किसके इक्वल है, x प्लस सी के इक्वल है। सो हमें मिल गया kx एंड kc, बिकॉज kc पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो इसको बस हम c भी लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ k dx kx प्लस c। ओके, यहाँ पर बस यही चीज पता होनी चाहिए कि कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकाल सकते हैं। आपका बैकग्राउंड मैथ्स है या फिजिक्स है? मेरा बैकग्राउंड फिजिक्स है, बट नीट में हमें मैथमेटिकल मेथड्स की जरूरत पड़ती है तो इसलिए मैं स्टार्टिंग मैथ से करा रही हूँ। ओके, अब डी पार्ट को हम डिस्कस करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n dx। वहां पर हमने पावर लॉ पढ़ा था डिफरेंशिएशन में कि d अपॉन dx ऑफ x रेज टू द पावर n क्या हो रहा था, n बाहर आ जा रहा था मतलब मल्टीप्लाई में जा रहा था, एंड पावर डिक्रीज हो जा रही थी। इंटीग्रेशन में बिकॉज डिफरेंशिएशन का उल्टा होगा तो यहाँ पर पावर इंक्रीज हो जा रही है, एंड जो इंक्रीज्ड पावर है वो डिवाइड में आ जा रहा है। ओके, अब यहाँ पर एक लिमिटेशन है, n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। ओके,
n की वैल्यू अगर -1 हो गई तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा एंड 1/0 डिफाइन नहीं होता, नॉट डिफाइंड। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो n की वैल्यू है वो -1 नहीं होना चाहिए, ओके? एंड बिकॉज़ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो एक प्लस c भी आ जाएगा। इस फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, पावर लॉ वाला फॉर्मूला। व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ log x? वो अभी हम आगे करके दिखा देंगे आपको। पहले बेसिक फॉर्मूलेज़ देख लें हम। सो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर n dx क्लियर हो गया, जहाँ पर ये कंडीशन हमें याद रखनी है, n नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। अब n इक्वल टू -1 को हमने एक अलग केस लिया है, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ओके? n की जगह अगर हम -1 डालेंगे, तो वो 1/x बन जाएगा, ये क्लियर है? एंड 1/x dx इक्वल होता है log x बेस e प्लस c, ओके? ये याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx log x या ln x लिख देते हैं, ये होता है। तो n अगर 1 के -1 के इक्वल नहीं है तो पावर लॉ लगेगा। अगर n -1 के इक्वल हो जाता है तो इंटीग्रेट करके हमें लॉगरिथमिक फंक्शन मिलता है। तो ये पाँचों बिल्कुल एलिमेंट्री फॉर्मूलेज़ थे इंटीग्रेशन के, बिल्कुल बेसिक, ओके? अब हम आगे की साइड बढ़ते हैं। अब हम इंटीग्रेशन करते हैं कुछ स्पेशल फंक्शंस का। पहला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे e रेज़ टू द पावर x का, तो हमें बार-बार e रेज़ टू द पावर x ही मिल रहा था। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर x dx e रेज़ टू द पावर x प्लस c ही होता है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू द पावर x dx। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, ये फंक्शन डिवाइड मल्टीप्लाई में आ गया था, यहाँ पर ये फंक्शन डिवाइड में आ गया है, तो हमें a रेज़ टू द पावर x मिल रहा है डिवाइडेड बाय log बेस a मिल रहा है, ओके? अगर हम log की प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करें, log a बेस e, अगर हमें बेस को ऊपर करना है एंड a को बेस बना देना है तो हमें 1 अपॉन log e बेस e एंड log e बेस a, ओके? तो डिवाइड और मल्टीप्लाई का लॉगरिथमिक में ये रूल होता है। वेल ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर भी क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन में किसी डिफरेंट फॉर्म में लिखा हुआ है तो कंफ्यूज ना हो जाए, तो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा फॉर्मूला भी लिख रखा है कि log ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बस तुम्हें log की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है एंड log ये फंक्शन ऑफ e बेस a बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू द पावर x dx का। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फॉर्मूलेज़। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या था? डिफरेंशिएशन ऑफ sin x cos x था एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या था? डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस sin x था। तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या हो जाएगा? माइनस cos x हो जाएगा एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा? sin x हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ sin x में माइनस साइन आएगा एंड यहाँ पर क्या डिफरेंशिएशन ऑफ cos x में माइनस साइन आ रहा था, बट साइन cos में कन्वर्ट हो रहा है, ये आपको याद होना चाहिए। माइनस साइन की मिस्टेक मत कर देना पेपर में, ओके? तो ये याद रखना कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x होता है, ओके? ये इंटीग्रेशन के एलिमेंट्री फॉर्मूलेज थे, बाकी के 4, अभी तक हमने 9 एलिमेंट्री फॉर्मूलेज पढ़ लिए हैं। तो मैंने अब यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन डाला है ताकि हम समझ सके कि इंटीग्रेशन को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इंटीग्रेट करना है हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन का एंड वो फंक्शन है ax रेज़ टू द पावर 2 प्लस bx प्लस c, इसका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx। तो पहला स्टेप ये होगा कि इंटीग्रेशन और dx को सब में स्प्लिट कर देते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर dx
dx हमेशा साइड में रखना, ओके? जनरली स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। bx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c dx, ओके? अब a कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन की साइन से बाहर आ जाएगा। सो a इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस b इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस c इंटीग्रेशन ऑफ dx। अफरीदी मैम गिव प्रॉपर डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। मैंने स्टार्टिंग में डिफरेंशिएशन पार्ट क्लियर किया है एंड देन अब मैं इंटीग्रेशन समझा रही हूँ। एंड जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव होता है डिफरेंशिएशन का। सो मैं डिफरेंशिएशन की हेल्प से आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले इजीली याद कराने की कोशिश करवा रही थी, ओके? अब यहाँ पर हम पावर लॉ लगा देते हैं अपने इंटीग्रेशन का। सो इंटीग्रेशन में क्या था, पावर इंक्रीज हो जा रही थी एंड जो इंक्रीज्ड पावर थी वो डिवाइड में आ जा रहा था। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस बी। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर यहाँ पर 1 है तो एक पावर इंक्रीज हो जाएगी। सो इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो जाएगा। एंड बिकॉज हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में वर्क कर रहे हैं तो अपनी साइड से हम एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे, d इज अ कांस्टेंट प्लस d। तो ये फाइनल आंसर हुआ इस इंटीग्रेशन का, ओके? सो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं उससे रिलेटेड। सो अब हम आगे चलते हैं। जो पिछला क्वेश्चन मैंने डाला था उसमें हमें बेसिक फॉर्म दिख रही थी, सारे के सारे फॉर्मूलेस हमें समझ में आ रहे थे, बट यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करें? डिवाइड में एक्स स्क्वायर है तो हमें इंटीग्रेशन में अपने क्वेश्चन को हमेशा मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ जाती है ताकि हम अपने बेसिक फॉर्म पे आ सके। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर dx, ओके? मैं इस एक्स स्क्वायर को तीनों पे स्प्लिट कर सकती हूँ, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी है ये, जिसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो मैं इस फंक्शन को ऐसे भी लिख सकती हूँ, इनटू dx, ओके? इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 5 माइनस 4। एक्स स्क्वायर को अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो क्या बन जाएगा, x रेज टू द पावर माइनस 2 इंटू dx। अब ये फॉर्म देखी देखी से लग रही है, हमें सारे वैल्यूज का फॉर्मूला पता है, हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ओके? तो अगेन स्टार्ट करते हैं। इस बार हम सब ब्रेन में कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, वो आसानी होगी एंड टाइम सेविंग भी होगा। एंड पेपर में हमें टाइम बचाना बहुत ज़रूरी होती है, टाइम को कैसे मैनेज करें वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड टाइम को मैनेज करना सीखना है तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करने होते हैं हमें, ओके? तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर लॉ के अकॉर्डिंग एक पावर बढ़ जाएगी तो सिंपली एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 5 एक कांस्टेंट है तो 5 इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर आ जाएगा। एंड dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन होता है x। माइनस 4 एक कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर आ जाएगा। एंड x रेज टू द पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन कैसे होगा, सेम वही पावर लॉ से होगा। तो एक पावर क्या होगी, हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो माइनस 2 में हमने 1 ऐड किया तो क्या मिलेगा हमें, x रेज टू द पावर माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय माइनस 1। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो हमारा फाइनल आंसर है एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप क्लियर होगा ये प्रॉब्लम भी। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, जब हमें डायरेक्ट फॉर्म नहीं दिख रही है तो हम मॉडिफाई करेंगे किसी न किसी तरीके से।
अब मैंने जैसे कि बताया कि इंटीग्रेशन में डायरेक्ट फॉर्म नहीं दिखती है तो हमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो एक सबसे ईज़ी वे ऑफ मॉडिफाई होता है जब हमें कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस दिख रहे होते हैं, वो होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ओके, क्वेश्चन को ईज़ी बनाने के लिए फंक्शन में हम कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन कर दें ताकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म्स दिखने लग जाए। उसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। एंड इसको समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन का यूज़ किया है कि हमें इंटीग्रेट करके दिखाना है 2x e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर। ओके, अगर इसको पहली बार देखें हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने तो इंटीग्रेशन में कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा जिसमें दो डिफरेंट फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हो तो उसको कैसे इंटीग्रेट करें। डिफरेंशिएशन में तो है फॉर्मूला कि कैसे दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हो तो उसको डिफरेंशिएट कर सके, बट इंटीग्रेशन में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे ताकि हम इस इंटीग्रेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। एंड वो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? सो अगर हम एक्स स्क्वायर को एज्यूम कर लें, एज्यूम एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी एंड सारे एक्स को हम टी से रिप्लेस करने लग जाए तो देखते हैं इस इक्वेशन में क्या फॉर्म बनती है। तो एक्स स्क्वायर टी है, चलो डी एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। ओके, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्या आंसर आएगा हमें? 2x एंड देन x का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में इज dx अपॉन dt एंड t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। dt को मैं यहाँ मल्टीप्लाई में ले आऊं, सो 2x dx dt के इक्वल है। क्लियर? यहाँ पर भी 2x dx बन रहा है। तो अब पूरे फंक्शन में हम सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। 2x dx की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? dt लिख सकते हैं। एंड एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? t लिख सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म इतनी सिंप्लीफाइड हो गई जैसे ही हमने एक सब्स्टिट्यूशन किया। एंड अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। हमें इंटीग्रेशन पता है कि क्या होता है e रेज़ टू द पावर t dt का, हमें पता है। सो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर t dt होता है e रेज़ टू द पावर t प्लस कांस्टेंट c। अब सारा का सारा जो फंक्शन था वो हमारा x की टर्म में था, तो t को हम क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे किससे? जो हमने इनिशियली एज्यूम किया था, एक्स स्क्वायर से। सो e रेज़ टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर है। सो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपको क्लियर होगा इस मेथड से। हमें अपनी तरफ से ही सोचना होगा कि क्या फंक्शन सब्स्टिट्यूट किया जाए या फिर क्या चीज़ सब्स्टिट्यूट करा जाए ताकि फंक्शन सिंप्लीफाइड हो सके, एंड ये प्रैक्टिस करने से ही अच्छी तरीके से आ पाएगा। तो आई होप अब बाद इस क्लास के बाद इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से ट्राई करेंगे। तो अब हमने अपना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया एंड अब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं। स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन मैंने बताई थी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है। कोई कर्व है एंड अगर उस कर्व को हमने बाउंड कर दिया है एक लोअर लिमिट a एंड एक अपर लिमिट b से, तो इसके बीच का जब हमें एरिया फाइंड करना हो तो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करेंगे। एंड ये जो फंक्शन होगा fx या y वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसमें कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसकी डेफिनेशन ये है, इफ fx इज कंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल ए बी, और ए बी क्लोज में है मतलब हम ए और बी को भी इंक्लूड कर रहे हैं, एंड fx इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx। fx is anti-derivative of fx means integration of small fx dx, कैपिटल fx आ रहा है प्लस c। ओके, इस लाइन से ये मतलब है। तो अगर fx कंटिन्यूअस है ए बी इंटरवल में एंड कैपिटल fx एंटी डेरिवेटिव है fx का, देन डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम fx
फ्रॉम ए टू बी गिवन किस फॉर्म में होता है, ये उसकी फॉर्म होती है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, नीचे की साइड हम लोअर लिमिट रखते हैं, ऊपर की साइड हम अपर लिमिट रखते हैं। एंड सॉल्व करके जैसे मैंने बताया कि एफ एक्स आता है, एफ एक्स में हम क्या करेंगे, अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे माइनस फिर एफ एक्स में लोअर लिमिट की वैल्यू रखेंगे। एंड बिकॉज हमने अब इक्वेशन को बाउंड कर दिया एंड अब हमारे पास एक सर्टेन वैल्यू है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये प्लस सी टर्म नहीं आएगा। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की फॉर्म होती है। ओके, एक्स डी एक्स, अभी जैसे मैंने बताया कि इसका इंटीग्रेशन मान लो कि कैपिटल एफ एक्स आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट प्रूफ पुट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपर लिमिट पुट करेंगे एफ बी एक्स की जगह पे माइनस फिर लोअर लिमिट को पुट करेंगे एफ ए। तो ये जनरल फॉर्म बन गई हमारी डेफिनेट इंटीग्रेशन की। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, अब हम उसके बारे में जानेंगे। ओके, ये डेफिनेशन थी, अब हम प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या होता है? मैं यहाँ पर कैलकुलस नहीं पढ़ा रही हूँ, एग्जैक्टली मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको फॉर्म्स पढ़ा रही हूँ जो नीट की हेल्प में आएगा। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एंड फंक्शन हमें दे रखा है सी एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स। ओके, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को। तो जैसे इंटीग्रेशन में हमने सीखा था कि नॉर्मल कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं एंड इंटीग्रेशन डीएक्स सब में स्प्लिट हो जाते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी वो प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सी कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ए टू बी जी एक्स डी एक्स। सिंपली इंटीग्रेशन डी एक्स सब में स्प्लिट हो गए एंड कॉन्स्टेंट्स बाहर आ गए हैं। ये पहली प्रॉपर्टी है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, बट ए एंड बी के बीच में कोई एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा है सी। ओके, एंड सी की हेल्प लेके इंटीग्रेशन या कुछ इजी हो पा रहा है, तो हम फंक्शन को इजीली तोड़ सकते हैं ए टू सी एंड देन सी टू बी में। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स। ओके, ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। अब थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर लिमिट्स अपर एंड लोअर लिमिट सेम हो गई तो इंटीग्रेशन ए टू ए एफ एक्स डी एक्स वो हमेशा जीरो आएगी। जीरो इन द सेंस कि लाइक आपने जहां से स्टार्ट किया आप वहीं पर हो, तो कोई एरिया ही फॉर्म नहीं हुआ, तो एरिया जीरो हो गया तो ये चीज भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके, अब फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर आपको अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाना है, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाना है, मतलब आप लिमिट्स को फ्लिप करना चाहते हो, तो वो कैसे कर सकते हैं? क्या वो पॉसिबल है? हाँ, वो बिल्कुल पॉसिबल है, हम लिमिट्स को चेंज कर सकते हैं, बस फंक्शन के आगे एक माइनस साइन आ जाएगा। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हुई डेफिनेट इंटीग्रेशन की। आई होप ये सब क्लियर होगा आपको। एंड अब हम आगे चलते हैं, एंड यहाँ पर बस मैंने एक्सप्लेन किया है सिंपल डेफिनेशन जो बिल्कुल हम स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या शो करता है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया अंडर अ कर्व शो करता है। ओके, एंड ये एरिया का फॉर्मूला हो जाता है जिसे हम फिजिक्स में आगे यूज करेंगे। सो ये हमें पता होना चाहिए कि एरिया क्या होता है, उस कर्व एंड जो हमने अपर एंड लिमिट लोअर लिमिट डिफाइन करी है उसके बीच का एरिया इंटीग्रेशन बताता है। ओके, जैसे कि फिजिक्स में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। ओके, एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम बाद में समझेंगे कि उसका जो एरिया होता है, ये एरिया ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमें कि वेलोसिटी हमें दे दी जाती है टी के टर्म्स में एंड हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने को कहा जाता है।
तो हम सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी कर देते हैं। ओके, ये फिजिक्स में आता है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में ये चीज़ यूज़ में आती है, तो हमें इसके बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए था। तो ये डेफिनेशन अगेन डाल दी है मैंने, एरिया अंडर अ कर्व। ओके, अब हम लास्ट पार्ट में आ चुके हैं अपने, एंड हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर कि इसको यूज कैसे करते हैं। ऑल राइट, डेफिनेट इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है, एंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 3x² - 2x + 1 dx। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एंड हमें इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, सो इंटीग्रेशन 3x² dx हम स्प्लिट कर रहे हैं 0 to 1 2x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 dx। अब हम ब्रेन में ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि 3 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? x² का इंटीग्रेशन होगा x³ डिवाइडेड बाय 3। ओके, लिमिट 0 to 1 है, अभी हम लिमिट नहीं रख रहे हैं। माइनस 2 इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर आ जाएगा। x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x² डिवाइडेड बाय 2। ओके, प्लस dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? dx का इंटीग्रेशन x होगा फ्रॉम 0 to 1। सिंप्लीफाई कर सकते हैं कॉन्स्टेंट्स को। ओके, अब हम लिमिट रखेंगे, तो लिमिट को कैसे रखते हैं? सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, देन लोअर लिमिट रखते हैं, बीच में माइनस का साइन आता है। तो x की जगह पे पहले क्या करेंगे, हम 1 को रिप्लेस करेंगे, तो 1³ फिर माइनस, अब लोअर लिमिट रख देंगे 0³। ओके, यहाँ पर माइनस साइन पहले से ही चल रहा था। अब x² में अपर लिमिट रखेंगे विच इज 1² माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे विच इज 0² प्लस, अब x में अपर लिमिट 1 माइनस 0। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 0 माइनस प्लस 1, फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 1। तो अगर ये कर्व होता हमारे पास 3x² - 2x + 1 जो कि एक पैराबोला ही है, एंड उसका हमें एरिया पूछा है 0 to 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में क्या एरिया होगा? तो वो एरिया होगा 1। ओके, सो ये डेफिनेट इंटीग्रल शो करता है। तो आज की क्लास में हमने कैलकुलस पढ़ा, हमने सबसे पहले डिफरेंशिएशन पढ़ा। डिफरेंशिएशन में मैंने बताया कि डिफरेंशिएशन हमेशा स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमने डिफरेंशिएशन की बेसिक फॉर्मूलेस पढ़े, हमने फॉर्मूलेस पढ़े कि कैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाए, लॉगरिथमिक फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, एंड कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। देन हम इंटीग्रेशन पे आए। इंटीग्रेशन में हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन पढ़ी, देन हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन पढ़ी। डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व शो करता है, एंड हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्लास में अब हम अपना नीट के सिलेबस पे आ जाते हैं, थोड़े से और इंटीग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, देन यूनिट एंड मेजरमेंट को स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, एंड अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सो थैंक यू।